हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में जो आपको क्लास 12th में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा रहे थे, संबंध और फलन, तो उसकी 1.2 एक्सरसाइज चल रही थी। 1.2 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिए थे। देखिए, ये बालाजी की बुक से पढ़ा रहे थे। जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है तो पिछले वाले वीडियो में हमने आपको दिखा दिया था कि 1.2 एक्सरसाइज साइड के कौन कौन से क्वेश्चन है। जिनके पास बुक है तो बुक सामने रख लीजिए, जिनके पास नहीं है तो पिछले लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन दिखाए थे। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उनको नोट कर लीजिए, फिर समझिए। और देखिए, आने वाले समय में आपको ऐसा नहीं कि यही केवल 1.2 बताएंगे, एनसीईआरटी के जो अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाने की संभावना या पूछे जाते हैं, वो बताएंगे। एग्जाम्पल भी बताएंगे। आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा होगा, एग्जाम्पल भी बताया था। ऐसा नहीं कि बस केवल फॉर्मेलिटीज होगी। हमारे वीडियो में, हमारे यूट्यूब चैनल में आपको फॉर्मेलिटी नहीं, सिखाने के लिए हमने यूट्यूब चैनल बनाया और आपको सिखा करके ही दम लेंगे। देखिए, अगर आप किसी भी चैप्टर के सारे लेक्चर एक तरफ से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज वीडियो पढ़े हुए हैं। और देखिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, कमेंट्स करिए तो हमें भी पता चले कि आपको पढ़ के कैसा लग रहा है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, अब देखिए, तीसरे क्वेश्चन से बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 बालाजी की बुक से, और आपको क्वेश्चन दिखा ही चुके हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन ये है, कहा गया है कि सिद्ध कीजिए फलन। सिद्ध करना है, कोई फलन है f(x) = x², ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। अब आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। 2002 में, 2015 में, 2019 में, 2020 में, 2022 में, इतनी बार पूछा गया है। और ये परिभाषित प्रतिचित्रण मतलब फलन किस पर परिभाषित है? प्रतिचित्रण का मतलब होता है फलन, R/R। मतलब कोई फलन है जो R/R पर परिभाषित है। R का मतलब रियल नंबर पर परिभाषित है। मतलब इसको हमने आपको बताया था, इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, डोमेन। और इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। डोमेन हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग प्रांत या सह प्रांत भी, इसको प्रांत भी कह सकते हैं तो इसको सह प्रांत भी कह सकते हैं। इसको डोमेन और कोडोमेन। तो आपको सिद्ध करना है, ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। देखिए, ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। ये भी R है और ये भी R है। R का मतलब रियल नंबर है। रियल नंबर का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। देखिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वास्तविक संख्याएं कौन होती हैं? परिमेय और अपरिमेय का मिश्रण होती हैं। जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती हैं वही तो वास्तविक होती हैं। जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती हैं, परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती हैं, वो वास्तविक होती हैं। तो ये डोमेन भी R और कोडोमेन भी R। अब देखिए, कोडोमेन वाले अवयव परास होते हैं, परिसर होते हैं, रेंज होते हैं। लेकिन आपको 20-25 बार बता चुके हैं, पिछले कई वीडियो से बताते चले आ रहे हैं कि इधर वाले अवयव परास वही होंगे जो अवयव प्रतिबिंब होंगे, जो अवयव प्रतिबिंब होंगे, जो अवयव किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होंगे वही परास होंगे। और ये पूरा कोडोमेन होता है। तो यहाँ पर आपको एकाएकी सिद्ध करना है कि एकाएकी नहीं है, और ये भी सिद्ध करना है कि आच्छादक नहीं है। देखिए, ये एकाएकी नहीं है। एकाएकी नहीं है तो क्या होगा, ये भी आपको हम बता देंगे, सिद्ध करा देंगे। आच्छादक नहीं है तो क्या होगा, तो ये सिद्ध करना है, ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक। आपको बता दें, एकाएकी नहीं है मतलब बहुएक होगा, और आच्छादक नहीं है मतलब अंताक्षेपी होगा। तो एकाएकी नहीं है तो ये बहुएक सिद्ध होगा जाकर के, और आच्छादक नहीं है तो ये अंताक्षेपी सिद्ध होगा जाके। आच्छादक नहीं है तो अंताक्षेपी सिद्ध होगा। कैसे? देखिए, आपको एकाएकी के लिए तरीका बताया था। f(x) = जैसे x² है तो f(x1), ये बोर्ड एग्जाम में लगाने के लिए, बोर्ड एग्जाम में कैसे आप लगाओगे? f(x1) कितना आएगा? x1² आएगा। f(x2) कितना आएगा? पिछले वीडियो में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 2 तक कंप्लीट हुए थे। देखिए, तो जो फंक्शन है वो क्या है? x² है। तो f(x1) की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की जगह x1 लिख दें तो x1² हो जाएगी। f(x2) की वैल्यू x की जगह x2 लिख दें तो x2² हो जाएगी। इसके बाद क्या करते हैं? देखिए, जो f(x1) है उसको f(x2) के बराबर कर दें।
fx1 को fx2 के बराबर करने पर अगर x1 बराबर x2 सिद्ध हो जाए, x1 बराबर x2 सिद्ध हो जाए, अगर x1 बराबर x2 सिद्ध हो जाए तो एकाएकी होगा, अन्यथा एकाएकी नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे लगाएंगे उसके लिए बता रहे हैं। देखो तो यहाँ पर क्या करें, fx1 की वैल्यू कितनी है x1 स्क्वायर, fx2 की वैल्यू कितनी है x2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनेंगे x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 बराबर 0। अब देखिए इतना तो समझ गए होंगे कि यहाँ तक फैक्टर बने, एक बार देख लें वीडियो में आ रहा है। अब देखिए इसके बाद एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, x1 माइनस x2 बराबर 0 तो x1 बराबर x2 आएगा एक मान। और एक बार इसको जब 0 करेंगे x1 प्लस x2 बराबर 0 तो x1 बराबर आएगा माइनस x2, x1 बराबर कितना आएगा माइनस x2। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर x1 के दो मान हो गए, x1 बराबर हो गया प्लस माइनस x2। ये रिजल्ट निकला, ये रिजल्ट निकला कि x1 बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस x2। देखिए x1 बराबर हो गया प्लस माइनस x2, एक मिनट वायर गड़बड़ कर रहा है। x1 बराबर देखिए x1 x2 के भी बराबर है, x1 माइनस x2 के भी बराबर है, तो x1 बराबर हो गया प्लस माइनस x2, तो एकाएकी नहीं है। एकाएकी कब होता जब x1 बराबर केवल x2 आता। अगर ये केवल रिजल्ट आता और ये रिजल्ट ना आता, मेरी बात समझिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऐसा चैप्टर है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको 100% सिखा दें, बस केवल आप एक तरफ से पढ़ते चलिए वीडियो। अगर केवल ये रिजल्ट सिद्ध होता x1 बराबर x2 और ये वाला रिजल्ट ना आता, ये रिजल्ट ना आता, ये चीज़ अगर ना ही होती और केवल यही निकल करके आया होता तो एकाएकी हो जाता। क्योंकि हमने आपको एकाएकी सवाल लगाने के लिए पिछले 2 लेक्चर में, उसके पहले वीडियोज में डिफिनीशन में आपको हमने क्या बताया था कि किसी भी फलन में fx1 ले लीजिए तो fx1 कैसे निकालते हैं, x की जगह x1 ले लो, fx2 ले लो, fx2 कैसे लोगे, x की जगह x2 ले लो, दोनों को बराबर कर दो, fx1 को fx2 के बराबर कर दो, मतलब fx1 की वैल्यू x1 स्क्वायर, fx2 की वैल्यू x2 स्क्वायर। इसको इस साइड लाए माइनस का हो गया, इसके फैक्टर कर दिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b। जब इसको 0 के बराबर किया तो ये आ गया, जब इसको 0 के बराबर किया तो ये आ गया। मतलब यहाँ पर x1 के 2 मान आ गए, x1 के 2 मान आ गए, मतलब x1 का एक मान आया प्लस में x2, एक बार x1 का मान आया माइनस में x2, इसलिए एकाएकी नहीं है, एक ही मान निकलना चाहिए। एकाएकी का मतलब क्या हुआ था, एक ही मान होना चाहिए था। अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब होते हैं, यहाँ पर x1 के 2 मान, x1 के 2 प्रतिबिंब समझो निकल रहे, एक प्लस का x2 निकल रहा है, एक माइनस का x2 निकल रहा है। तो अगर एकाएकी कब होता, अगर केवल ये चीज आई होती, x1 बराबर x2 आया होता तो एकाएकी होता, और ये ना आया होता, ये आया होता, x1 बराबर x2 आया होता, ये रिजल्ट ना आया होता तो एकाएकी होता। तो यहाँ पर लिखेंगे फलन एकाएकी नहीं है, फलन एकाएकी नहीं है। देखिए दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे आप, बोर्ड एग्जाम में ऐसे लगाएं कि एग्जामिनर भी लगे कि आप, जैसे ये था, आपको एक तरीके से और समझा दें एकाएकी क्यों नहीं, ऐसे भी लगा सकते हो, एग्जाम्पल दे करके भी लगा सकते हो, एग्जाम्पल दे करके भी लगा सकते हो। बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे लगाओ कि एग्जामिनर भी आप इम्प्रेस हो जाए कि नहीं बच्चे ने, वाकई बच्चे के अंदर टैलेंट है, तो आपके नंबर का फ़ायदा होता है इससे कॉपी चेक करने में। देखिए तो ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर रियल नंबर होगी, तो रियल नंबर में जैसे, एक मिनट, यहाँ पर 1 ले लो तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। -1 ले लो, क्योंकि देखो रियल वैल्यू लेनी है, रियल मतलब वास्तविक संख्या लेनी, तो वास्तविक में क्या होता है, परिमेय अपरिमेय वास्तविक होती हैं। अब वास्तविक के अंदर क्या क्या आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, सब बहुत परिमेय के अंतर्गत, ये सब परिमेय के अंतर्गत ही हो गई। कौन कौन सी, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। देखिए जरा, तो जैसे f1 लिया, इससे भी लगा सकते हैं, हम आपको समझा रहे हैं, 100% समझिएगा। अगर x की जगह 1 ले लें तो आंसर कितना आया, 1। अगर x की जगह -1 ले लें तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर, तब भी 1 आएगा। अगर x की जगह 1 ले लें तो 1 आया, अगर x की जगह -1 ले लें तब भी 1 आएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो, गौर से देखिएगा कि जो f1 की वैल्यू है, जो f1 की वैल्यू है वही f ऑफ -1 की वैल्यू है।
f1 की वैल्यू कितनी है 1, f ऑफ -1 की वैल्यू भी कितनी 1। तो आप देखो कह सकते हो यहाँ पर कि जो f1 की वैल्यू है वो f ऑफ -1 के बराबर है, लेकिन 1 जो है वो -1 के बराबर नहीं है। ठीक, और हमने आपको एकाएकी के लिए क्या समझाया था, हमने आपको एकाएकी में समझाया था कि अगर fx1 fx2 के बराबर है तो आंसर में x1 बराबर x2 ही आना चाहिए। अगर fx1 fx2 के बराबर है तो सिद्ध क्या होना चाहिए, x1 बराबर x2 सिद्ध होना चाहिए, तभी एकाएकी होता है। अगर fx1 fx2 के बराबर है तो x1 बराबर x2 सिद्ध होना चाहिए। और ये भी बताया था, या फिर ऐसे हो कि अगर fx1 fx2 के बराबर नहीं है, अगर fx1 fx2 के बराबर नहीं है तो फिर जो x1 है वो भी x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ एकाएकी दो तरीके से होता है। अगर fx1 fx2 के बराबर है तो x1 बराबर x2 आ जाए तब भी एकाएकी होगा। अगर fx1 fx2 के बराबर नहीं है तो x1 x2 के बराबर ना है तब भी एकाएकी होगा। देखिए अगर fx1 fx2 के बराबर है तो आंसर में क्या आ जाए, x1 बराबर x2, तो समझो एकाएकी हो गया। अगर ये चीज़ है, अगर fx1 fx2 के बराबर नहीं है तो x1 बराबर x2 नहीं आना चाहिए, x1 x2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब भी एकाएकी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर जो fx1 है वो fx2 के बराबर है, यहाँ पर ये रिजल्ट आया। देखो अगर हम आप 1 की जगह 2 ले लें तो 4 आएगा, -2 ले लें तब भी 4 आएगा, तो कुल में 3 ले लें तो 9 आएगा, -3 ले लें तब भी 9 आएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है कि देखो f1 की वैल्यू 1 आ रही, f ऑफ -1 की वैल्यू भी 1 आ रही। तो f1 की वैल्यू f ऑफ -1 की वैल्यू बराबर है, लेकिन ये जो 1 है -1 के बराबर नहीं है। तो आपको रिजल्ट में क्या मिल रहा है, रिजल्ट में ये मिल रहा है कि ये जो fx1 है ये fx2 के बराबर है, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं है। तो ये हमने आपको बताया था ये बहुएक होता है। आप चाहे चेक कर लो, डिफिनीशन में बताया था कि अगर किसी भी सवाल में fx1 तो fx2 के बराबर आ जाए लेकिन x1 जो है वो x2 के बराबर ना है तो बहुएक होता है। चाहे इसे समझो, देखो जैसे यहाँ पर आपने 1 लिया और -1 लिया तो 1 का प्रतिबिंब भी कितना आ रहा है 1, और -1 का प्रतिबिंब भी कितना, देखो 1 का प्रतिबिंब भी कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है, और -1 का प्रतिबिंब भी कितना आ रहा है 1। तो देखो बहुएक क्यों बना, बहुएक क्यों बना, क्योंकि इधर बहुत, हमने जैसे समझाया था आपको, हमने कहा एक तरफ से देखिए हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर यूट्यूब चैनल पे तो समझ में आएगा, इधर का बहुत और इधर का एक। तो बहु, देखो बहु का मतलब बहुत, बहुत मतलब एक से ज्यादा। तो 1 का प्रतिबिंब भी 1 है और -1 का भी 1 है। आप 2 ले लो तो 4 आएगा, -2 ले लो तब भी 4 आएगा। तो 1 का प्रतिबिंब भी 1 है और -1 का भी 1 है। तो देखो ये बहुत और ये एक, तो ये कौन सा हुआ, बहुएक। और अगर एकाएकी होता तो आपको पता है भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होते। अगर एकाएकी होता तो भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होते, भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होते, मतलब इस 1 का प्रतिबिंब कुछ और होता, इस -1 का कुछ और होता, तब ये एकाएकी होता। तो एकाएकी नहीं है, कैसा है, बहुएक है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, नीचे लिखोगे अतः फलन एकाएकी नहीं है। अब देखिए, अब आच्छादक कब होता है, आप पढ़िए जरा डिफिनीशन देख लीजिए। आच्छादक तब होता है जब ये कोडोमेन किसके बराबर आ जाए, परास के बराबर आ जाए। मतलब इधर का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, अगर इधर का कोई भी अवयव छूटेगा नहीं तभी आच्छादक होगा। मतलब आपको बताया था इस तरफ का अगर कोडोमेन का कोई भी अवयव ना छूटे, और जब कोडोमेन का कोई भी अवयव नहीं छूटेगा तो कोडोमेन और परास क्या हो जाएगी, बराबर ही तो हो जाएगी। तो कोडोमेन का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो अब देखिए आच्छादक क्यों नहीं, सुनिए हम आपको बताते हैं। जैसे ये है fx बराबर है यहाँ पर x², गौर से देखिएगा। तो अगर आप f0 लेते हो, सपोज करिए 0 आएगा, f1 लेते हो 1 आएगा, f2 लेते हो 4 आएगा, f3 लेते हो 9 आएगा, f-1 लेते हो 1 आएगा। x की जगह अगर f-2 लेते हो सपोज करना तो 4 आएगा, क्योंकि यहाँ -2 का स्क्वायर। अगर f-3 लेते हो तब भी 9 आएगा। तो देखिए ये जो अवयव मिलेंगे, fx के अवयवों का जो समुच्चय मिलेगा, ये fx के अवयवों का जो समुच्चय मिलेगा, fx के अवयवों का समुच्चय इसे कह सकते हो, fx के अवयवों का समुच्चय। देखना जरा गौर से देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में कैसे लगाओगे। जो fx के अवयवों का समुच्चय मिलेगा, क्या मिलेगा इसे, 0 1
4 9 इस तरीके से मिलता जाएगा। पहली बात तो कोई माइनस में नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको, fx के अवयवों का जो समुच्चय मिलेगा ये 0 1 4 9, यही तो परास होगी, यही क्या होगा, यही परास होंगे। यही क्या होगा बताओ, परास या परिसर होगा, यही परास या परिसर होगा। अब आपको देखना है क्या ये परास या परिसर कोडोमेन के बराबर है कि नहीं। कोडोमेन मतलब आर के बराबर। देखिए कोडोमेन मतलब जैसे ये देखो इधर भी आर है, और मेरी बात समझना इधर भी आर है, तो आर में तो प्लस की भी मान होंगे माइनस की भी होंगे। क्यों, क्योंकि आर का मतलब क्या हुआ, रियल नंबर। आर का मतलब क्या हुआ, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं में प्लस की भी होंगी माइनस की भी होंगी, भिन्नात्मक भी होंगी पूर्णांक भी होंगी। लेकिन जो आपको ये मिलेंगे, क्योंकि अगर यहाँ के अवयव कोई भी, यहाँ के अगर कोई भी अवयव रखोगे तो वैल्यू हमेशा प्लस में, जीरो या प्लस में आएगी। जीरो या प्लस में क्यों आएगी, क्योंकि देखो रखोगे किस में, फलन में। मेरी बात समझना, फलन में रखोगे किसकी जगह रखोगे, एक्स की जगह। तो क्या लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो जो आपको परास या मिलेगा, परास जो मिलेगा ये क्या मिलेगा, देखो आप ऐसे भी कह सकते हो, जो परास आपको मिलेगा, ये परास आपको मिलेगा 0 या फिर r प्लस, ऐसे भी कह सकते हो r प्लस मिलेगा। 0 या r प्लस, 0 या r प्लस का मतलब समझते हो, 0 मिलेगा या प्लस की वास्तविक संख्याएं मिलेंगी। तो प्लस की कैसे, अरे 1/2 रख दो तो कितना मिलेगा, 1/4 मिल जाएगा। अगर माइनस 1/2 रख दो तब भी 1/4 मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो परास मिलेंगे, क्योंकि अगर x की जगह आप 0 रखोगे तो 0 आएगा। इसके बाद यहाँ x की जगह चाहे माइनस की संख्या रखो चाहे प्लस की संख्या रखो, आंसर तो प्लस में ही आएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। क्योंकि क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। बात को बहुत गौर से समझिएगा। अगर आप इस x की जगह, क्योंकि देखो यहाँ भी रियल नंबर है यहाँ भी रियल नंबर है, तो मान लो रियल नंबर में आपने x की जगह 0 रखा, जैसे देख रहे हो तो 0 आएगा। इसके बाद 0 के अलावा कोई भी वैल्यू चाहे प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू x की जगह, 0 के अलावा कोई वैल्यू x की जगह चाहे प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो, चाहे प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो, आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। तो r प्लस का मतलब क्या हुआ, रियल नंबर आएंगी। ये तो 0 आएगा, ये तो रियल नंबर आएंगी, लेकिन कैसी, प्लस की। माइनस में नहीं आ सकता, माइनस में नहीं आ सकता भैया। माइनस में क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए माइनस में नहीं आ सकती। तो अब बताइए जो परास आएगी और जो कोडोमेन है, ये जो कोडोमेन है उसमें प्लस की संख्याएं भी होंगी माइनस की संख्याएं भी होंगी। जो कोडोमेन है वो केवल वास्तविक संख्याओं का है, जो परास है वो केवल धनात्मक वास्तविक संख्याओं का है, 0 या धनात्मक वास्तविक संख्या है। देखिए जो परास निकल के आई है वो किस में निकल करके आई है, 0 निकलेगी या प्लस की वास्तविक संख्याएं। प्लस की क्यों आएंगे, क्योंकि आपको 20-25 बार समझा दिया कि जब आप x की जगह वैल्यू रखोगे, चाहे प्लस की रखो चाहे माइनस की, स्क्वायर लगा होने के कारण आंसर कैसा हो जाएगा, प्लस में। लेकिन यहाँ पर जो कोडोमेन है वो वास्तविक संख्याओं में है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा। तो आप देख रहे हो जो परास है वो कोडोमेन के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि परास में केवल प्लस प्लस के ही होंगे, 0 और प्लस के ही होंगे, लेकिन जो कोडोमेन है उसमें प्लस के भी होंगे और माइनस के भी होंगे। तो परास कोडोमेन के बराबर नहीं है, परास कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो परास कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसका मतलब आच्छादक नहीं है इधर। क्यों, क्योंकि इधर सब छूट जाएंगे। अच्छा बताओ इधर के कौन से छूट जाएंगे, आपको बताया था कि इधर वाले समुच्चय में अगर कुछ छूट जाए तो आच्छादक नहीं होता, अंताक्षेपी होता है। जो माइनस की वास्तविक संख्या है वो छूट जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये केवल प्लस वाली आएंगी। देखो केवल प्लस वाली हैं। क्यों प्लस वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है, माइनस का भी रखोगे तो स्क्वायर कैसा कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहाँ पर देखिए इसके बराबर ये जो परास आएगा इसके बराबर नहीं आएगा। परास में केवल क्या आएंगी, प्लस की वास्तविक संख्याएं आएंगी। 0 आएगा तो प्लस की वास्तविक, भाई देखो 0 आएगा, परास में क्या क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ये मिल सकता है, मिल सकता है, और प्लस की वास्तविक संख्या ये मिल सकता है। लेकिन जो माइनस वाली होंगी वो तो छूट जाएंगी, माइनस वाली क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी। तो जब छूट गई, अगर इधर कुछ छूट रहा है तो आच्छादक नहीं होगा। यहाँ पर है क्या बताओ, इसका यहाँ पर जो परास है, यहाँ पर जो परास है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है। किसका प्रॉपर सबसेट है, कोडोमेन का। ऐसे लिखना पड़ेगा, कोडोमेन का। इसका मतलब क्या हुआ कि परास वाले सब किस में होंगे, कोडोमेन में,
और कोडोमेन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा। अच्छा बताओ कौन एक्स्ट्रा, कौन परास में क्या हो सकता है, 0, और क्या हो सकता है प्लस की वास्तविक संख्याएं। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा, जो माइनस की संख्याएं होंगी वो तो एक्स्ट्रा होंगी। माइनस वाली वास्तविक संख्याएं कैसी होंगी, एक्स्ट्रा होंगी कि नहीं होंगी बताओ। माइनस वाली जो वास्तविक संख्याएं हैं वो कैसी होंगी, एक्स्ट्रा होंगी। जो माइनस वाली वास्तविक संख्याएं हैं वो सब कैसी होंगी, एक्स्ट्रा होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो परास वाले अवयव हैं वो सब किस में पाए जाएंगे, कोडोमेन में पाए जाएंगे। और कोडोमेन में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा भी होगा। कौन एक्स्ट्रा होगा, जो माइनस वाली हैं। तो बताइए अतः फलन आच्छादक नहीं है, कैसा हुआ, अंताक्षेपी, अंताक्षेपी हुआ जा करके। तो निष्कर्ष क्या निकला, पूरा क्या हुआ, बहु एक अंताक्षेपी। तो यहाँ पर लिख देंगे फलन आच्छादक नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, तब अगला बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। अब देखिए फोर्थ नंबर में लिखा गया है कि ए कोई समुच्चय है, ऐसे है आर माइनस 3। इसका मतलब ए कोई समुच्चय है, इसमें सारी रियल नंबर होंगी लेकिन 3 नहीं होगा। ए मतलब जो समुच्चय उसमें पूरी रियल नंबर होंगी लेकिन -3 मतलब 3 नहीं होगा, 3 को छोड़ करके। और बी कोई समुच्चय है R-1, मतलब इसमें बी में क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकती, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती, लेकिन 1 नहीं हो सकता। और देखिए जो फलन है वो किस प्रकार से परिभाषित है, एफ कोई फलन समुच्चय ए से बी पर परिभाषित है। तो यहाँ पर जैसे ये ए हो गया, मेरी बात समझना, ये बी हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी रियल नंबर होगी लेकिन 3 नहीं होगा, मतलब केवल 3 ही नहीं आएगा। मतलब ए वाला जो समुच्चय है वो पूरा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, केवल 3 को छोड़ करके, 3 नहीं हो सकता। बी वाला जो समुच्चय है वो भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, उसमें भी वास्तविक संख्याएं होंगी लेकिन केवल 1 को छोड़ करके। मतलब इसमें क्या नहीं हो सकता, 3, इसमें क्या नहीं हो सकता, 1। और जो फलन है वो क्या है, fx बराबर x-2 x-3 तो कागज सिद्ध करिए ए का एक ही है। चलिए देखिए बताते हैं। देखिए 3 का कारण पता चल गया, 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो इसमें 3 आ जाए, अगर ए वाले में 3 आ जाए, मान लो 3 आ जाए, देखना तो 3 यहाँ रखोगे, क्योंकि यही वाली वैल्यू तो x की जगह रखी जाती है। जो ये वाली वैल्यू होती है, जो इस समुच्चय की वैल्यू होती है, वो किसकी जगह रखते हैं, x की जगह रखते हैं। तो जो आंसर निकल के आता है वो प्रतिबिंब होता है, जो आंसर निकल के आता है वही तो प्रतिबिंब होता है। जो ए मतलब इस समुच्चय की जो वैल्यू होती है वो फलन में किसकी जगह रखते हैं, x की जगह। इस समुच्चय की जो अवयव होते हैं वो x की जगह रखते हैं, जो आंसर आता है वो प्रतिबिंब होता है। और ये पूरा देखो, ये ए क्या हो जाएगा, डोमेन। तो डोमेन में क्या आएगा, कोई भी वास्तविक संख्या लेकिन 3 नहीं आएगी। बी क्या हो जाएगा, कोडोमेन या सह प्रांत। तो कोडोमेन क्या होगा, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती, केवल 1 को छोड़ करके, 1 नहीं होगा। देखो तो 3 को क्यों छोड़ना पड़ा, अगर मान लीजिए अगर 3 होता तो फलन परिभाषित ना होता, अपरिभाषित होता। क्यों, अगर 3 होता तो फलन अपरिभाषित क्यों होता, देखिए अगर 3 होता तो x की जगह जैसे मान लो आप 3 रखते तो बनता 3 - 2, नीचे x की जगह 3 रखते तो 3 - 3 तो आता 1/0। और 1/0 क्या होता है आपको पता है, अपरिभाषित। तो इसका मतलब 3 क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं शामिल है इस समुच्चय ए में, 3 क्यों हटाना पड़ा, क्योंकि फलन ही परिभाषित ना हो पाता। अगर यहाँ पर 3 होता तो ये फलन कैसा हो जाता, अपरिभाषित हो जाता। इसका रीजन भी देखो, हमने आपको समझा दिया कि इस समुच्चय ए में 3 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि समुच्चय ए में अगर 3 आया होता तो फलन ही परिभाषित ना होता। आप देख रहे हो, क्योंकि अगर 3 आया होता तो x की जगह 3 लेते ऊपर तो 1 आता, नीचे 0, और आपको पता है नीचे 0 अगर बन जाएगा तो फलन कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए इसको एकाएकी सिद्ध करना है, केवल एकाएकी सिद्ध करना है। तो एकाएकी सिद्ध करने के लिए पहले fx1 ले लें। देखिए fx1 कैसे लेंगे, x की जगह x1 लिख दो, इस x की जगह x1 लिख दिया जाए और नीचे वाले x की जगह भी x1 लिख दिया जाए। फिर fx2 ले लें, fx2 मतलब x की जगह x2 लिख दिया जाए, x की जगह x2 लिख दिया जाए, x की जगह x2 लिख दिया जाए। फिर क्या करेंगे, जो fx1 है उसको fx2 के बराबर करेंगे, fx1 को fx2 के बराबर करेंगे। अगर आंसर x1 बराबर x2 आ जाए तो एकाएकी है, अन्यथा एकाएकी नहीं है। देखिए तो fx1 की जगह क्या रखोगे, यही fx1 की जगह x1 - 2 अपान x1 - 3। fx2 की जगह क्या लिखोगे, x2 - 2
अपान x2 माइनस 3, x2 माइनस 3। देखिए fx1 की वैल्यू रख दी गई, fx2 की वैल्यू रख दी गई। अब इसको हल किया जाए। अगर हल करने से x1 बराबर x2 आ जाए तो कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। हल करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर दो, क्रॉस x1 माइनस 2 का गुणा इसके साथ, देखो x1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा x2 माइनस 3 के साथ, और x1 माइनस 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ x1 माइनस 3 और x2 माइनस 2, ये हो जाएगा x2 माइनस 2। चलिए गुणा करा देते हैं, देखिएगा गुणा कराते हैं कैसे, गौर से देखिएगा। x1 का गुणा पहले पूरे में कर दें, फिर माइनस 2 का गुणा पूरे में कर दें, गौर से देखिएगा। तो x1 का गुणा x2 में करेंगे, x1 x2, x1 का गुणा 3 में करेंगे 3x1। अब देखिए माइनस 2 का कर देते हैं, अब माइनस 2 का मल्टीप्लाई, तो माइनस 2 का x2 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x2, माइनस 2 का माइनस 3 में करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। इधर देखिएगा x1 का x2 में करेंगे तो x1 x2, x1 का 2 में करेंगे तो 2x1। इसके बाद माइनस 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा माइनस 3 का मल्टीप्लाई x2 में तो माइनस 3x2, माइनस 3 का माइनस 2 में तो प्लस का 6। अब देखिए ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, गौर से देखिएगा, ये आएगा माइनस 3x1 माइनस 2x2 और 6 से देखिए 6 भी कैंसिल, ये आया माइनस 2x1 माइनस 3x2। अब देखिए एक काम करते हैं, x1 वाले टर्म एक तरफ कर लें, x2 वाले टर्म एक तरफ, मतलब x1 वाले सारे पद एक साइड में कर लें और x2 वाले सारे पद एक साइड में। देखिए कैसे, तो हो जाएगा ये माइनस 3x1, ये माइनस का 2x1 इस साइड ले आए तो प्लस का 2x1 हो जाएगा, और ये माइनस का 3x2, ये माइनस 2x2 इस साइड ले आए प्लस का 2x2 हो जाएगा। देखो माइनस 3x1 प्लस 2x1 तो माइनस का x1, माइनस 3x2 प्लस 2x2 तो माइनस का x2, दोनों साइड से माइनस कैंसिल, तो x1 बराबर x2 और x1 बराबर, देखो जब हमने fx1 को fx2 के बराबर किया, हल किया, इसके बाद जब हल किया जा करके तो क्या आ गया, x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया, x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। तो लिखेंगे अतः फलन एकाएकी है, और तो कुछ सिद्ध नहीं करना है इसमें, बस एकाएकी सिद्ध करना है, अतः फलन एकाएकी है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम आपको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अगला देखिए। देखिए ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये हम एक्सरसाइज की आपको समाप्ति पर बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा फर्स्ट ईयर का रूल बताना पड़ेगा, क्लास 11th का रूल बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि छुड़वा दे रहे, नहीं छुड़वा नहीं रहे, हम आपको फिर बता रहे हैं। इसी एक्सरसाइज के जो 17 नंबर तक जब समाप्त हो जाएंगे तब हम आपको 5वां नंबर समझाएंगे, क्योंकि ये अलग टाइप का ही क्वेश्चन है, इसमें ना एकाएकी है ना आच्छादक है, कुछ अलग ही सिद्ध करना है। बताएंगे जरूर, आप ये मत सोचिए नहीं बताएंगे, इसी एक्सरसाइज की समाप्ति पर बताएंगे, क्योंकि अभी जो चल रहा है वही बताते हैं। थोड़ा अलग टाइप का ही क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो 6वां बता रहे। देखिए 6वां जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है fx बराबर ऐसे x कामा 2x प्लस 1, x कामा 2x प्लस 1 और x बिलोंग n, मतलब जो x है वो नेचुरल नंबर है, x की वैल्यू नेचुरल नंबर में है, जो कि प्राकृतिक संख्याओं n क्रॉस n द्वारा परिभाषित है। तो एकाएकी फलन सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए एकाएकी सिद्ध करना, ये भी सस्ता क्वेश्चन है, सरल ही क्वेश्चन है कह सकते हैं। जैसे हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं x कामा y, x कामा y, और देखिए और y किसके बराबर होता है, हमेशा fx के बराबर होता है, y ही हमेशा। तो इसमें कह सकते हैं y की वैल्यू कौन है, देखो x कामा y जिसे क्रमिक युग्म बनाया जाता है। मेरी बात समझिएगा, बहुत बच्चे तो ऐसा क्वेश्चन लिख करके आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लगा ही नहीं पाएंगे। देखिए तो इसमें y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू यही है 2x प्लस 1, मतलब यही फलन है। fx बराबर कितना हो गया 2x प्लस 1,
fx बराबर हो गया 2x। अरे आपने देखा होगा पिछले भी एक्सरसाइज में ऐसे लिखा होता था, कुछ भी ऐसे लिखा होता था x कामा वाई सच दैट, तो x कामा वाई, तो x की जगह तो x ही है, मेरी बात समझिएगा, x की जगह तो x ही, क्योंकि ऐसे अगर लिख करके आ गया तो हो सकता है 90% बच्चे गलत कर देते जबकि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो x की जगह तो x ही लिखा है और y की जगह क्या लिखा है 2x+1, और y ही तो फलन होता है क्योंकि y बराबर fx होता है। y बराबर क्या बताया गया आपको fx, तो यही फलन है 2x+1। और x की वैल्यू नेचुरल नंबर है, x की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो इसको एकाएकी सिद्ध करना है। देखिए x की वैल्यू नेचुरल नंबर है, इसको एकाएकी सिद्ध करना है। x की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो एकाएकी के लिए आप फिर वही काम करिए, पहले fx1 निकालिए, पहले आप fx1 निकालिए। तो fx1 कैसे निकालेंगे, जहाँ पर x है वहाँ x1 लिख दिया जाए, इस x की जगह x1 लिख दिया जाए तो ये आ जाएगा। फिर आप fx2 निकालो, fx2 जहाँ पर x है वहाँ पर x2 लिख दो, x की जगह x2 लिख दो, x की जगह x2 लिख दो, 2x2+1, x की जगह x2 लिख दो। अब देखिए fx1 कैसे बनाया गया, x की जगह x1 लिख दिया गया और fx2 कैसे बनाया गया, x की जगह x2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब fx1 को fx2 के बराबर कर देंगे। तो देखिए ज़रा, तो fx1 की वैल्यू कितनी है 2x1+1, fx2 की वैल्यू कितनी है 2x2+1। अब देखिए इसमें 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 2x1 बराबर 2x2 आएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल कर दो तो x1 बराबर क्या आ जाएगा x2। अतः फलन एकाएकी है, अतः फलन एकाएकी है। इसको आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे, एग्जाम्पल दे करके, उदाहरण दे करके ऐसे भी लगा सकते थे। चाहे दोनों तरीके बोर्ड एग्जाम में लगाओगे तो एग्जामिनर को लगेगा नहीं बच्चे के अंदर टैलेंट है। जैसे fx क्या है 2x+1 ये है, और जो x है वो क्या है नेचुरल नंबर है। x देखो, x इधर देखिए, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से, जैसे कोई भी वैल्यू रखो नेचुरल में, x की जगह आपने 1 रखा, सपोज करो x की जगह ये भी सही है, ये तो पूरा सही है, ये भी सही है, चाहे दोनों दर्शा देना तो एग्जामिनर को लगेगा आपके अंदर टैलेंट है। x की जगह आपने 1 लिख दिया तो यहाँ 1 लिखोगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 3। फिर x की जगह आपने 2 लिख दिया, जब आपने x की जगह 2 लिखा तो आंसर आया 5। अब देखिए, अब आप देख रहे हो कि जो f1 की वैल्यू है वो f2 की वैल्यू के बराबर नहीं है। f1 की वैल्यू f2 की वैल्यू के बराबर नहीं है। क्यों, x की जगह देखो नेचुरल नंबर रखना था तो हमने 1 रख के देखा तो 3 बना, 2 रख के देखा तो 5 बना। तो देखो तो f1 की वैल्यू कितनी बनी 3 और f2 की वैल्यू कितनी बनी 5। f1 की वैल्यू 3 बन गई, f2 की वैल्यू 5 बन गई। तो देखो 3 जो है वो 5 के बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं f1 की वैल्यू f2 के बराबर नहीं है। तो f1 की वैल्यू f2 के बराबर नहीं है तो आप ये भी देखिए कि 1 भी तो 2 के बराबर नहीं है, 1 भी तो है वो 2 के बराबर नहीं है, 1 भी तो 2 के बराबर नहीं है। देखिए f1 की वैल्यू 3 आई, f2 की वैल्यू 5 आई, तो f1 की वैल्यू f2 के बराबर नहीं है तो 1 भी तो 2 के बराबर नहीं है, क्योंकि 1 अलग है 2 अलग है। तो यहाँ पर कौन सा रिजल्ट शो हो गया, कौन सा रिजल्ट सिद्ध हुआ, आपको बताया गया था कि अगर fx1 जो है वो fx2 के बराबर ना हो तो x1 भी x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये रिजल्ट सिद्ध हुआ। लिख देंगे अतः फलन एकाएकी है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब अगला बताते हैं। जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। अब देखिए 7वें नंबर, 7वें नंबर में fx इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद एग्जाम में आ चुका है एक आध बार। fx इक्वल टू दिया गया है 1/1 - x, तो सिद्ध क्या करना है यार, कितनी बार f है, f फिर f फिर fx बराबर x सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है। देखिए जरा, अच्छा क्वेश्चन है। f फिर ये fx, चलिए बताते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे x कैसे आएगा। देखिए
तो गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन भी तैयार होने चाहिए। इसके बाद 8वां बताएंगे, लेकिन 8वां बताने से पहले दो फलनों का संयोजन बताएंगे। देखिए तो एफ हाफ, जैसे ये हो गया एफ एक्स। देखिए तो पहले इस कैसे तोड़ते चलेंगे, देखो गौर से देखिएगा, आपको ये देखना है कि तोड़ना कैसे है, कैसे तोड़ना है। देखो तो एफ, फिर ये एफ, देखो ये एफ और ये एफ और ये एफ एक्स, ये एफ और ये एफ एक्स, आंसर एक्स लाना है। तो इस एफ एक्स की वैल्यू रख दो, इस एफ एक्स की वैल्यू रख दो, इस एफ एक्स की वैल्यू रख दो। क्या लिखोगे, 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स। एफ एक्स की वैल्यू रख दी गई, एफ एक्स की वैल्यू रख दी गई। देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या रख दी गई, अरे भैया ये एफ नोट कर दिया, ये एफ नोट कर दिया, इस एफ एक्स की वैल्यू रख दी, इस एफ एक्स की क्या रख दी, वैल्यू। तो इस एफ एक्स की क्या वैल्यू रख दी गई, देखो इस एफ एक्स की वैल्यू रख दी हमने 1/1 माइनस एक्स। अब ये कैसे सॉल्व किया जाएगा, अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, इस एफ एक्स की तो वैल्यू रख दी है 1/1 माइनस एक्स। तो अब गौर से देखिएगा, अब बहुत दो ढंग से देखेंगे। अब जैसे आपको देखना, इसकी मेरी बात समझना, जैसे ये एफ एक्स है, ये अलग समझिए, और फिर क्या हो गया एफ हाफ 1/1 माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों में डिफरेंस करके देखिए क्या है, दोनों में डिफरेंस। ये कैसे बना ये पहले समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कैसे बना समझ लो, ये जो एफ एक्स है ना, एफ एक्स की वैल्यू रख दी गई 1/1 माइनस एक्स, एफ एक्स की वैल्यू रख दी गई 1/1 माइनस एक्स, इस एफ एक्स की वैल्यू 1/1 माइनस एक्स। अब थोड़ा अलग समझा रहे कैसे बनेगा, देखो जैसे ये एफ एक्स है और इसकी वैल्यू कैसे आएगी, तो अंतर कितना है, देखो एफ मैच कर रहा है, बस अंतर इतना है कि जहाँ पर x है, इस x की जगह ये लिख दिया जाए 1/x की जगह ये लिख दिया जाए 1/1 माइनस एक्स, x की जगह क्या लिख दिया जाए 1/1 माइनस एक्स। जहाँ जहाँ पर x है उस x की जगह लिख दिया जाए 1/1 माइनस एक्स। आप खुद तुलना करके देखो, कंपेरिजन करके देखो। एक मिनट माइक डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा सा माइक गड़बड़ कर गया। एक मिनट तो बता रहे, माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए देखिए, हाँ तो जहाँ पर x है, x की जगह क्या लिख दिया जाए 1/1 माइनस एक्स। देखिए x की जगह तो कैसे रखोगे 1 माइनस, इस x की जगह, इसको देखो अलग सॉल्व कर रहे हैं, इस x की जगह क्या रखोगे 1/1 माइनस एक्स, x की जगह 1/1 माइनस एक्स, x की जगह। गौर से देखिएगा, पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, एफ एक्स की वैल्यू रख दी, इस एफ एक्स की वैल्यू रख दी 1/1 माइनस एक्स, तो ये एफ एक्स की वैल्यू रख दी, ये बन गया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आप बहुत सरल है, केवल समझ जाओ। देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई 1/1 माइनस एक्स, एफ एक्स की वैल्यू है 1/1 माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, जहाँ जहाँ पर x है, x की जगह लिख दिया 1/1 माइनस एक्स, x की जगह 1/1 माइनस एक्स, x की जगह 1/1 माइनस एक्स, इस x की जगह लिख दिया 1/1 माइनस एक्स। अब देखो इसको हल करो, कैसे हल करोगे, गौर से देखिएगा 1/, इसको एलसीएम कर लो तो इधर आ जाएगा। तो एलसीएम क्या करोगे यहाँ पर 1 माइनस एक्स, तो इधर आएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो आएगा 1 माइनस एक्स अपान माइनस एक्स, ये आएगा 1 माइनस एक्स, मेरी बात समझना, 1 माइनस एक्स अपान माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर माइनस चिन्ह से भाग लगा दो तो ये आएगा x माइनस 1 अपान एक्स, तो ये आ गया आंसर। देखो तो अभी पूरा आंसर नहीं आया, ये f बचेगा, ये बाहर वाला f बचेगा, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, इस पूरे की वैल्यू आ गई x माइनस 1 अपान एक्स, x माइनस 1 अपान एक्स। अभी पूरा सवाल नहीं हल हुआ, पहले देखो, पहले ये fx हटा दिया गया, इस fx की वैल्यू रख दी गई, इसके बाद इसकी वैल्यू कैसे निकाली गई, आपको दिखाया कि जहाँ जहाँ x है, fx में से fx ये 1/1 माइनस एक्स, तो fx में जहाँ x है उस x की जगह लिखा गया 1/1 माइनस एक्स, इस x की जगह लिखा गया 1/1 माइनस एक्स। कैलकुलेशन किया तो ये आ गया, तो देखो इतने की वैल्यू निकल आई, इसकी वैल्यू निकल आई x माइनस 1 अपान एक्स। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको केवल थोड़ा देखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें भी वही चीज़ है, जिसे इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है x माइनस 1 अपान एक्स। तो इस x की जगह जहाँ जहाँ x है,
x की जगह क्या लिख दिया जाए, x माइनस 1 अपान एक्स। इस x की जगह लिख देंगे x माइनस 1 अपान एक्स, तो इस x की जगह लिख देंगे x माइनस 1 अपान एक्स। देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, गौर से देखिएगा। 1 अपान 1 माइनस, देखो 1 अपान 1 माइनस, बस इस x की जगह ये चीज़ लिख देंगे। इस x की जगह क्या लिख देंगे, अरे भैया f दोनों में मैच कर रहा है, बस जहाँ x है इस x की जगह क्या लिख देंगे, x माइनस 1 अपान एक्स। तो x माइनस 1 अपान एक्स। अब देखिए एलसीएम करिए, एलसीएम करेंगे तो x इधर आएगा, x माइनस, ये माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, अपान x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 अपान एक्स। 1 अपान एक्स। देखो जब माइनस का गुणा कराएंगे तो x माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा। अब ये x ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आया, देखो x, ये आंसर आया x, ये आंसर आ गया x। अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो दो फलनों का संयोजन समझा दें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा ये है दो फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन, इसको जरूर गौर से देखिएगा। ये सब चीज़ें ऐसी हैं ना जो बच्चे मोस्टली छोड़ देते हैं, और देखिए फ्यूचर में अगर कुछ तैयारी करनी है तो आपको छोड़ना नहीं है, दो फलनों का संयोजन समझना है। यदि f a से b में कोई फलन, इसका मतलब जानते तो था g b से c में कोई फलन है, तो कितने फलन हो गए, दो फलन हो गए। f एक फलन हो गया समुच्चय a से b पर, g एक दूसरा फलन हो गया समुच्चय b से c पर। देखो तो a के प्रति, जैसे आपको यही है, इसको आप समझते चलो, इसको अगर आप बनाओगे तो इधर a बनाओगे, इधर क्या बनाओगे, b बनाओगे, तो a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किस में मिलेगा, b में मिलेगा, क्योंकि आपको पता है इधर का कोई छूटता नहीं है। आपको ये भी पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इधर का कोई रिपीट भी नहीं होना चाहिए, इधर का कोई छूटना नहीं चाहिए। तो a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किस में मिलेगा, b में मिलेगा। तो वही चीज लिखी है कि a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब b में है। अब जैसे ये वाला फलन है, इधर b हो गया, इधर c हो गया, तो इधर का कोई छूटेगा तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है इधर का कोई अवयव छूटता भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होता। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इधर का कोई अवयव छूटता भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होगा। तो a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किस में मिलेगा, b में, और b के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किस में होगा, c में। तो वही चीज लिख रहे थे, देखिए तो क्या लिखेंगे, तथा b के प्रत्येक अवयव, तथा b के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, b के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब c में है, प्रतिबिंब c में है। अब देखिए रिजल्ट क्या निकला कि a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किस में है, b में। मतलब देखो जैसे ये a है समझना और ये b है, तो a के प्रत्येक अवयव का मतलब समझते हो, जैसे मान लो यहाँ 3 अवयव हैं, तो a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किस में होगा, b में। और b के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब जो भी है मान लो, तो b के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किस में होगा, c में होगा। तो देखो यहाँ पर a के, क्योंकि आपको पता है इसका कुछ छूटना नहीं चाहिए, a और b के हिसाब से, a और b के हिसाब से a का कुछ नहीं छूटना चाहिए, और कुछ नहीं छूटेगा मतलब a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किस में होगा, b में। और b और c के हिसाब से देखिए तो b में कुछ छूटना नहीं चाहिए, तो b के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किस में होगा, c में। तो आप देखिए a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किस में है, b में, और b के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किस में है, c में। तो इसका मतलब हुआ कि a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब c में अवश्य मिलेगा, क्योंकि a वाले अवयव का प्रतिबिंब किस में, हर एक अवयव का प्रतिबिंब किस में है, b में है, और b के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किस में है, c में। इसका मतलब a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं अर्थात a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब c में होगा, c में होगा। ये सारी चीजें समझना, क्यों, क्योंकि a के हर एक अवयव का प्रतिबिंब किस में है, b में है, और b के हर एक अवयव का प्रतिबिंब किस में है, c में। तो जब a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब b में है और b के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब c में है, तो a के हर एक अवयव का प्रतिबिंब किस में मिलेगा, c में मिलेगा। अब देखिए तो लिखेंगे इस प्रकार, लिखेंगे इस प्रकार g तथा f की सहायता से, इस प्रकार g तथा f की सहायता से a व c के बीच में, a व c के मध्य, सहायता से a व c के मध्य
एक फलन परिभाषित होता है। अब किसके मध्य हो जाएगा, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में है और बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सी में है। तो इस प्रकार जी तथा एफ की सहायता से ए व सी के मध्य एक फलन परिभाषित होता है। ए व सी के मध्य एक फलन परिभाषित होता है। इस फलन को एफ व जी का संयोजन कहते हैं। इस फलन को एफ व जी का संयोजन कहते हैं। एफ व जी का संयोजन है, संयोजन कहते हैं। तथा इसे समझिएगा, इसे लिखते कैसे, इसे गाफ लिखते हैं, गाफ लिखते हैं, गाफ लिखते हैं, इसे गाफ लिखते हैं, गाफ लिखते हैं। या प्रतीकात्मक रूप में ऐसे लिखा जाएगा, देखो प्रतीकात्मक रूप में गाफ लिखते हैं, प्रतीकात्मक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में ऐसे लिखा जाएगा गाफ सच दैट ए सी, मतलब गाफ एक फलन है जो ए से सी पर परिभाषित है। गाफ एक फलन है जो ए से सी पर परिभाषित है। और गाफ को अगर तोड़ करके समझें, देखिए गाफ का मतलब अगर तोड़ करके समझें तो ये हुआ जी ऑफ एफ एक्स, ये भी हुआ जी। ओ का मतलब ऑफ, ओ का मतलब क्या हुआ ऑफ, ओ का मतलब क्या हुआ ऑफ, एक ओ का मतलब क्या हुआ ऑफ, ओ का मतलब क्या हुआ ऑफ। अब देखिए जरा गौर से देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझा दें, आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से ऐसे समझा दें। देखिए ये ए है, गौर से देखिएगा थोड़ा सा, ये बी है। तो ए से बी में जो फलन है वो कौन सा है, एफ है। एफ ए से बी में फलन है। जैसे मान लो यहाँ पर ए बी सी है और यहाँ पर है 2 3 6 है मान लो। तो ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होगा, क्योंकि आपको पता है, देखिए थोड़ा एग्जाम्पल समझा दें, आपको पता है कि इधर का कोई अवयव ना तो छूटता है और ना ही रिपीट होता है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इधर का कोई अवयव ना तो छूटता है ना तो रिपीट होता है। तो ए के हर एक अवयव का एक समुच्चय ए के अवयव ए का प्रतिबिंब 2, बी का 3 और सी का 6 मान लो। अब इधर कोई सी है, देखिएगा इससे समझा दे सी। तो बी से सी में जो फलन है वो जी है, बी से सी में जो फलन है वो जी है। इधर मान लो कुछ भी है, ऐसे एक्स वाई जेड है, सपोज कर लो एक्स वाई जेड है, गौर से देखिएगा एक्स वाई जेड मान लो, सपोज कर लिया जाए एक्स वाई जेड है। मेरी बात को बहुत गौर से देखिएगा, एक्स वाई जेड मान लो 2 का प्रतिबिंब वाई है, 3 का एक्स है और 6 का जेड है। देखिए मेरी बात समझना थोड़ा सा, जब एफ क्या है, एक फलन है जो ए से बी पर परिभाषित है। एफ एक फलन है, देखिए बहुत गौर से समझाया गया इसको, बहुत ढंग से, बहुत अच्छी चीज़ है कि ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण मतलब प्रतिबिंब किसमें होगा, बी में, बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किसमें होगा, सी में। ए के हर एक अवयव का प्रतिबिंब, क्योंकि इधर का कोई छूटना नहीं चाहिए, ए के हर एक अवयव का प्रतिबिंब किसमें होगा, बी में, और बी के हर एक अवयव का प्रतिबिंब किसमें होगा, सी में। तो ए वाले हर एक अवयव का प्रतिबिंब बी में होगा, बी के हर एक अवयव का प्रतिबिंब सी में होगा। तो इसका मतलब ए के हर एक अवयव का प्रतिबिंब किसमें मिल जाएगा, सी में मिल जाएगा। ए के हर एक अवयव का प्रतिबिंब सी में मिल जाएगा। इसी को एफ और जी का संयोजन कहते हैं। लेकिन इसको लिखा कैसे जाता है, एफ और जी का संयोजन कहते हैं, तो भाग नहीं लिखा जाता, गाफ लिखते हैं, इसको गाफ लिखते हैं। गाफ इसको प्रतीकात्मक रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, गाफ सच दैट ए से सी, मतलब गाफ कोई फलन है जो ए से सी पर परिभाषित है। गाफ को अगर तोड़ करके देखा जाए तो जी ऑफ एफ एक्स, और ये एग्जाम्पल आपको समझा रहा है कि ए के देखिए प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में है। ए से बी पर जो परिभाषित फलन है वो एफ है और बी से सी पर जो परिभाषित फलन है वो जी है। तो ए के हर एक अवयव का प्रतिबिंब बी में है, बी के हर एक अवयव प्रतिबिंब सी में। देखो इसको कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे, देखो इधर देखिए, इसको लिखोगे एफ ए बराबर 2, एफ ए बराबर 2, देखिएगा एफ बी बराबर 3, एफ बी बराबर 3, एफ बी बराबर 3 और एफ सी बराबर 6, एफ सी बराबर 6। और इसको क्या लिखोगे, देखो इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे G2 बराबर एक्स, G2 बराबर x। गौर से देखेंगे तो समझ पाएंगे, इसको लिखोगे G2 बराबर x लिखोगे, G2 क्योंकि ये G फलन है, G2 बराबर x नहीं, G2 बराबर y, सॉरी G2 बराबर y और G2 बराबर y और G3 बराबर x।
G3 बराबर x, G3 बराबर x, देखिए G2 बराबर y, अब G क्यों, क्योंकि ये G वाला फलन है, G2 बराबर y, G3 बराबर x, G6 बराबर z, G6 बराबर z। अब इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को समझना, इसको कैसे लिख सकते हो, G, देखो ये तो समझ गए होगे, एफ ए बराबर, ये एफ फलन है तो एफ ए बराबर 2, एफ बी बराबर 3, एफ सी बराबर 6, मतलब ए का प्रतिबिंब 2, बी का 3, सी का 6। इसमें इसको एफ नहीं लिखोगे क्योंकि ये फलन जी है, तो G2 बराबर वाई मतलब 2 का प्रतिबिंब वाई, G3 बराबर एक्स मतलब 3 का प्रतिबिंब एक्स, G6 बराबर जेड मतलब 6 का प्रतिबिंब। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो, गौर से देखिएगा थोड़ा सा, जी ये जो 2 है, गौर से देखिएगा ये जो 2 है, इस 2 की जगह लिख सकते हो एफ ए, क्योंकि देखो 2 किसके बराबर है, एफ ए के बराबर है, तो 2 की जगह एफ ए लिख सकते हो, 2 की जगह क्या लिख सकते हो, एफ ए। देखो ये जो 2 है, इस 2 की जगह क्या लिख सकते हो, एफ ए बराबर क्या रहेगा, वाई, इसको समझना। जी देखिए जो 3 है, इस 3 की जगह लिख सकते हो एफ बी, देखो जो 3 है, इस 3 की जगह एफ बी लिख सकते हो, 3 की जगह क्या लिख सकते हो, एफ बी, 3 की जगह क्या लिख सकते हो, एफ बी, 3 की जगह एफ बी लिख सकते हो। देखो इस 3 की जगह क्या लिख सकते हो, एफ बी, आंसर तो यही रहेगा एक्स। अब देखो इधर जी, ये जो 6 है, इस 6 की जगह लिख सकते हो एफ सी, 6 की जगह क्या लिख सकते हो, देखो एफ सी लिख सकते हो, 6 की जगह देखो इस 6 की जगह क्या लिख सकते हो, एफ सी, क्या रहेगा, जेड। तो इसी को देखो क्या बोलेंगे, गाफ, इसी को बोलेंगे गाफ, इसी को गाफ बोलते हैं, इसी को गाफ बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हमने आपको बताया गाफ को क्या लिखा जाता है, जी ऑफ एफ एक्स। देखो ये नहीं लिखा है, गाफ को लिखा है, गाफ को जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। देखो एफ एक्स का मतलब एक्स वाले अवयव, जी ऑफ एफ एक्स। देखो जरा, तो इसी को जैसे G2 की जगह एफ ए लिख दिया, आंसर तो आई रहेगा बी, अरे G3 की जगह एफ बी लिख दिया, और देखिए यहाँ पर 6 की जगह एफ सी लिख दिया, तो क्या बन जाएगा, इसी को पूरे को बोलेंगे गाफ। गाफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स मतलब एक्स की जगह एक बार ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, तो ये संयोजन गाफ कहलाता है। अब देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको हमने ढंग से समझा दिया, थोड़ा सा चैप्टर टफ है लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको नहीं पढ़ते, लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़िए, पढ़िए, मैं कोशिश करता हूँ 100% समझाने की। अब आपको लगा हो कि मेहनत करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।